मैं सुकुमार एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे हैं उपयोगिता के कर्मवाचक दृष्टिकोण में, जिसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने उदासीनता वक्र के बारे में विस्तार से पढ़ा। आखिर उदासीनता वक्र क्या होता है और उदासीनता वक्र से संबंधित किस प्रकार से हमें प्रश्न पूछे गए, इन सभी पर हमने पिछले वीडियो में चर्चा की है। आज के इस पार्ट में हम कीमत रेखा, जिसे बजट रेखा कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर कीमत रेखा, बजट रेखा क्या होती है और तटस्थता वक्र में इसका क्या रोल है और इससे संबंधित किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन बिंदुओं पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही आज के इस पार्ट में उपभोक्ता संतुलन के बारे में भी चर्चा करेंगे और उपभोक्ता संतुलन क्या होता है और इससे संबंधित किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन बिंदुओं पर भी आज के इस पार्ट पर हम चर्चा करेंगे। चलते हैं आज के इस वीडियो पर, आज के इस टॉपिक पर। लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करें कि आखिर इन दोनों बिंदुओं पर, यानी कीमत रेखा और उपभोक्ता संतुलन संबंधित किस प्रकार से हमें प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों पर थोड़ी दृष्टि डालें। जैसा कि पहला प्रश्न, जिसमें कीमत रेखा का ढाल क्या है। आखिर ये कीमत रेखा होती क्या है और ढाल यानी स्लोप क्या होता है। Px/Py, या जैसा कि दूसरा ऑप्शन है Py/Px, तीसरा है -Px/Py, चौथा है -Py/Px। आखिर ये Px और Py होता क्या है और इससे कीमत रेखा का ढाल किस प्रकार से निकलता है, आज के इस पार्ट में हम चर्चा करेंगे। आगे हम दूसरे प्रश्न पर बात करें तो दूसरा प्रश्न हम देखें कि X वस्तु की कीमत 10 रुपये तथा Y वस्तु की कीमत 20 रुपये, तो कीमत रेखा का ढाल क्या होगा। तो दूसरा प्रश्न भी कीमत रेखा के स्लोप से संबंधित है। प्रश्न संख्या 3 पर हम दृष्टि डालें तो प्रश्न संख्या 3 में, यदि उपभोक्ता की आय 100 रुपये है तथा X वस्तु की कीमत 10 रुपये और Y वस्तु की कीमत 20 रुपये, तो कीमत रेखा का समीकरण क्या होगा। तो यहाँ उपभोक्ता की आय दी गई है और दो वस्तुएं, जैसा कि एक वस्तु हमने X वस्तु ली है और एक लिए Y वस्तु, इन दोनों की कीमत दी गई है और कीमत और उपभोक्ता की आय दी हुई होने पर किस प्रकार से कीमत रेखा का समीकरण निकलता है और कीमत रेखा का समीकरण से क्या तात्पर्य है। आखिर ये उपभोक्ता संतुलन में कीमत रेखा किस प्रकार से महत्वपूर्ण रोल निभाती है, उससे संबंधित भी हम आज के इस पाठ में चर्चा करने जा रहे हैं। चौथे प्रश्न पर हम दृष्टि डालें तो प्रश्न संख्या 4, संतुलन बिंदु पर IC यानी तटस्थता वक्र रेखा का ढाल। तो इसमें हम देखेंगे संतुलन बिंदु, अर्थात उपभोक्ता संतुलन किस बिंदु पर प्राप्त होता है और उपभोक्ता संतुलन किसे कहते हैं, आखिर उपभोक्ता संतुलन से हमारा क्या तात्पर्य है और उसमें तटस्थता वक्र, इंडिफरेंस कर्व है और कीमत रेखा के साथ इन दोनों का क्या संबंध है। आखिर तटस्थता वक्र और कीमत रेखा के किस बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन होना चाहिए, उससे संबंधित आज के इस पाठ में हम चर्चा करेंगे। यहाँ एक प्रश्न और बन सकता है साथियों, यहाँ कीमत रेखा और जो तटस्थता वक्र है, यानी उनके द्वारा उपभोक्ता संतुलन कहाँ प्राप्त होगा, उसका एक समीकरण रूप भी दिया जा सकता है आपको, जिसके आगे हम बात करेंगे। आखिर ये किस प्रकार से उपभोक्ता संतुलन हमें प्राप्त होगा। अब आगे हम चलें, जैसा कि हमने पिछले पार्ट में जो अनधिमान वक्र है, जिसे तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र, अगर अंग्रेजी में बात करें तो उसे इंडिफरेंस कर्व कहते हैं, उसमें हमने क्या देखा, एक बार पुनः उस पर चर्चा करते हैं। तो आखिर अनधिमान वक्र का मतलब क्या है। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा कि दो वस्तुओं का ऐसा संयोग पथ जिस पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। एक बार यहाँ पुनः मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जिन्होंने पिछला पार्ट नहीं देखा है वो जरूर देखें, जिसमें हमने उदासीनता वक्र के बारे में विस्तार से चर्चा की है। और इससे पहले जिन साथियों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर दीजिएगा। कमेंट आपके आएंगे, उसके द्वारा हमें पता चलेगा कि हमें किस प्रकार से अपने इस जो भी आपका पाठ्यक्रम है उसमें किस प्रकार से आपको बताने का प्रयास करना चाहिए और किस प्रकार से उसमें थोड़ा और परिवर्तन किया जाना चाहिए। जैसा कि हमने अनधिमान वक्र की बात की, जो कि उपभोक्ता के एक समान संतुष्टि के लेवल को दर्शाता है। जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं, यहाँ एक उदासीनता वक्र है
और जैसा कि हमने पिछले पार्ट में चर्चा की, ये उदासीनता वक्र जो कि ऋणात्मक ढाल का नेगेटिव स्लोप का है और मूल बिंदु के प्रति उन्तोदर है, कॉन्वेक्स है, जिसमें हमने ये चर्चा की थी कि उपभोक्ता को इस तटस्थ वक्र के किसी भी बिंदु पर रहे, जैसा कि इसमें हमने ए बी सी डी ई एफ किसी भी बिंदु का अगर उपभोक्ता चयन करेगा वहाँ उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होगी। लेकिन आप यहाँ सोचते होंगे कितनी संतुष्टि प्राप्त होगी, इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। इसके द्वारा यहाँ तटस्थ वक्र के द्वारा ये मापन नहीं किया जा सकता कि कितनी संतुष्टि मिलेगी, केवल समान संतुष्टि प्राप्त होगी। अब यहाँ हम देखें कि मैंने ऊपर आप जैसा कि ये टेबल देख रहे हैं और टेबल पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो पहली टेबल है जिसमें पहला संयोग ए संयोग है जहाँ अक्ष वस्तु की 1 और y की 20, दूसरे संयोग की बी संयोग की बात करें तो अक्ष की 2 और 15, सी संयोग की बात करें तो अक्ष की 3 और y की 11, और आगे संयोग डी की बात करें तो अक्ष की 4 और ये 8। यहाँ हम देख रहे हैं कि अक्ष वस्तु की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि की जा रही है, जबकि y वस्तु की मात्रा में कमी की जा रही है, और कमी ये की जा रही है घटती हुई दर से, जिसे प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहा है। पिछले पाठ में हमने इसके बारे में भी चर्चा की थी। और इसी कारण उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है कि उपभोक्ता किसी एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि करता है तो दूसरी वस्तु की मात्रा में कमी करता है, जिसके कारण उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। अब इसी प्रकार ये दूसरी तालिका है, तो दूसरी टेबल में हम देखें कि पहली अपेक्षा दूसरी टेबल में देखें तो दोनों वस्तुओं की, जैसे ए संयोग की बात करें तो ए संयोग पर दूसरी टेबल में अक्ष की 2 है, y की 24 है, जबकि पहली टेबल में देखें तो अक्ष की 1 इकाई थी और y जो y वस्तु है उसकी 20 इकाई थी। इसी प्रकार बी संयोग की बात करें तो वो अक्ष की यहाँ 3 हो गई और y की 19 होगी, जबकि पहली टेबल में हम देखें तो अक्ष की 2 है और y की 15 है। तो इस प्रकार तालिका फर्स्ट जो मैंने 1 नंबर दे रखा है और 2 की और 3 की तुलना करें तो पहली से दूसरे पर देखें तो दोनों वस्तुओं की पहली तालिका की अपेक्षा ज़्यादा मात्रा है। जैसे यहाँ 1 है तो अक्ष की यहाँ 2 है, y की यहाँ 20 है तो यहाँ 24 है, जबकि तीसरी तालिका में देखें तो अक्ष की कितनी होगी 3 और ये 25। अगर यहाँ हम देखें तालिका फर्स्ट के अनुसार अगर यहाँ जो तटस्थ वक्र आपका बनेगा तो वो तो ये आपको दिखाई दे रहा है ऐसा बन रहा है, लेकिन अगर तालिका 2 का प्रयोग किया जाए तो ये इसके ऊपर प्राप्त होगा, ठीक है। और तालिका 3 का प्रयोग करा जाएगा तो ये जो बनने वाला जो तटस्थ वक्र है, इंडिफरेंस कर्व है, वो इस IC2 यानी दूसरी तालिका की अपेक्षा ऊपर की ओर स्थित होगा। अगर हमें इन तीनों इंडिफरेंस कर्व में चुनाव करना पड़े तो निश्चित रूप से हम जो सबसे ऊपर है उस पर जाना चाहेंगे। क्यों जाना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ संतुष्टि का लेवल अधिक होगा। साथियों, यहाँ एक बात ध्यान में रखना कि एक ही तटस्थ वक्र हो, चाहे IC हो, चाहे IC2 हो, चाहे IC3 हो, अगर एक की बात करें तो उस पर तो समान संतुष्टि मिलेगी। जैसा कि IC की बात करें तो A B C D E F प्रत्येक बिंदु पर हमें संतुष्टि समान मिलेगी, लेकिन IC2 पर जाएंगे तो इसके भी बिंदु होंगे, कोई A1 B1 C1, तो यहाँ भी संतुष्टि समान मिलेगी, और IC यहाँ इस पर समान मिलेगी इनकी। लेकिन आपस में तुलना करें इनकी तो IC के अपेक्षा IC2 के प्रत्येक बिंदु पर संतुष्टि क्या मिलेगी? अधिक मिलेगी। जैसे मैंने यहाँ A1 बिंदु लिया है IC2 पर, तो वो A की अपेक्षा A1 पर क्या मिलेगी? ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी। और एक A2 जो ऊपर हम जो तटस्थ वक्र IC3 है उस पर रखें तो उस पर A2 की अपेक्षा भी A1 की अपेक्षा ज़्यादा मिलेगी। किस पर? A2 पर, क्योंकि ये सबसे ऊंचे तटस्थ वक्र पर स्थित होगा। अब ये तो तटस्थ वक्र की जिसमें हमने पूर्व पाठ में भी चर्चा की है। साथियों, जैसा कि हम देखते हैं, अधिकांश से आपको एक उदाहरण दूं मैं कि हम बाज़ार जाएं, जैसे कि हमारे पास 1000 रुपये है। अब 1000 रुपये लेकर हम बाज़ार जाएं तो हम बाज़ार में तमाम वस्तुएं देखते हैं, और तमाम वस्तुएं देखने के बाद इच्छा होती है कि ये वस्तु खरीद लें, वो खरीद लें, ये खरीद लें। यानी खरीदना तो हम बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन कैसे है? पहली लिमिट तो है कि हमारे पास पैसा क्या है, 1000 रुपये सीमित है। जैसे हम जूते की दुकान पर गए, वहाँ हम जूता देखे एक से बढ़कर एक कैटेगरी, ठीक है। तो अब वहाँ पहली बात तो हम
लेना तो चाहते हैं उस शोरूम में जो जूते का था, जो जूते की दुकान थी उसमें सबसे महंगा जूता, लेकिन हमारे यहाँ एक बाध्यता है, पहली तो हमारे पास पैसा क्या है, कम है, दूसरी उस जूते की कीमत, भाई कीमत को भी आपको ध्यान में रखना होगा वस्तु की, और अपनी आय को भी ध्यान में रखना होगा। तो ठीक उसी प्रकार जो कीमत रेखा है वो हमारे को एक प्रतिबंध का काम करती है कि हम जाना तो चाहते हैं सब ऊंचे से ऊंचे तटस्थ वक्र पर, लेकिन हमारे सामने एक बाध्यता है वो कीमत रेखा कि भाई तू एक बार अपने आप को तो झांक ले कि तेरे पास पैसा कितना है और वस्तु की कीमत कितनी है। जैसे हम किसी जूते की दुकान पर जा रहे हैं, देख रहे हैं बड़े से बड़े ब्रांड वाले जूते, एक से बढ़कर एक, लेकिन पहले तो उसकी प्राइस भी देख ले भाई, और दूसरे अपनी पॉकेट को भी देख ले। तो वो जो हमारा प्रतिबंध बताने का काम करेगी वो कौन करेगी, कीमत रेखा या बजट रेखा करेगी। अब आखिर ये कीमत रेखा या बजट रेखा क्या होती है उस पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, ये हमने पिछले पाठ में देखा था कि ये अनअधिमान मानचित्र है जिसमें एक से अधिक तटस्थ वक्र आपके सामने दिए गए हैं, और तटस्थ वक्र में आप देखोगे, एक बार पुनः मैं यहाँ चर्चा कर देता हूँ, जैसा कि आप इस रेखा चित्र में देख रहे होंगे कि 1 से लेकर 5 तक आपके सामने तटस्थ वक्र दिए गए हैं। अब अगर हमें इनमें से चुनाव करने के लिए कहा जाए तो निश्चित रूप से हम जो सबसे ऊपर स्थित तटस्थ वक्र है 5 पर जाना चाहेंगे, क्योंकि ये सबसे ऊपर स्थित है, और निश्चित रूप से ये जो नीचे वाले जो 4 तटस्थ वक्र है, इंडिफरेंस कर्व है, उनकी अपेक्षा ज़्यादा संतुष्टि को दर्शाएंगे। लेकिन बात वो की वही है भाई, हम लेना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हमारे पास कितना पैसा है और कितनी वस्तुओं की कीमत है वो भी हमें मद्देनज़र रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। उसी के आधार पर हम इन वस्तुओं को प्राप्त कर पाएंगे। अब हम चलते हैं बजट रेखा, कीमत रेखा, बजट लाइन पर। तो बजट लाइन को ये आप जैसा कि आप चित्र देख रहे हैं, ये है बजट लाइन, ये BL, ये BL, ये लाइन है। अब ये लाइन हमें क्या दर्शा रही है कि जो नीचे अक्ष वस्तु हमने दर्शाया नीचे वाले अक्ष में, उसकी व्यक्ति कितनी ज़्यादा से ज़्यादा इकाई खरीद सकता है, 5। और अगर ऊपर जो वाई वस्तु है, इस लंबवत अक्ष पर हमने वाई वस्तु को दर्शाया, तो उसकी वो ज़्यादा से ज़्यादा इकाई कितनी खरीद सकता है, 10। अब ये एक लिमिटेशन आ गई, लिमिट आ गई, एक तरह का प्रतिबंध आ गया कि अक्ष वस्तु की वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 इकाई और वाई वस्तु की वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 इकाई। ये प्रतिबंध हमें किस प्रकार से प्राप्त हुआ है उस पर हम चर्चा करें। उसके लिए मैं एक उदाहरण आपके सामने रखूं कि माना उपभोक्ता के पास 100 रुपये है। अब 100 रुपये में अक्ष वस्तु की कीमत है 20 रुपये और वाई वस्तु की है कीमत 10 रुपये। अब हमें इस बात की जानकारी है, और क्योंकि हम यहाँ पहले भी मैंने चर्चा की है कि यहाँ उपभोक्ता को विवेकशील मानकर चलते हैं, रेशनल मानकर चलते हैं, और उपभोक्ता विवेकशील होने का तात्पर्य है उसे वस्तुओं की कीमतों और खुद की आय की पूर्ण जानकारी होती है, बाजार की उसको एक तरह से पूरी जानकारी होती है, और वो अपनी आय को इस प्रकार से खर्च करता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि मिले। अब उसकी उपभोक्ता की आय 100 रुपये और अक्ष वस्तु की 20 रुपये। मान लीजिएगा उपभोक्ता चाहे केवल अक्ष वस्तु को लेना चाहे, तो अक्ष वस्तु को लेना चाहे तो 20 रुपये के हिसाब से ये कितनी इकाई प्राप्त कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 कैसे, 100 रुपये उसकी पास है, कीमत कितनी है 20, तो यहाँ 100/20 निकालें तो 5 इकाई आई। अब आपसे पूछे कि उपभोक्ता अक्ष वस्तु की 5 इकाई खरीद ली तो वाई की कितनी खरीदेगा, निश्चित रूप से 0 कैसे आई भाई, क्योंकि उसने 5 इकाई पर 20 रुपये के हिसाब से पूरे के पूरे 100 खर्च कर दिए। इसका मतलब एक बिंदु हमें प्राप्त हुआ अक्ष वस्तु वाला, वो कितना प्राप्त हुआ, 5 इकाई वाला, ये आया 5। यानी अब यहाँ आप देखें तो अक्ष की कितनी इकाई प्राप्त हुई है, अगर इस बिंदु पर रहे उपभोक्ता तो 5, और वाई की कितनी है 0, क्योंकि वाई की कब बढ़ेगी, जब इसके ऊपर की तरफ चलेंगे, ऊपर की तरफ चलेंगे तब बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ देखें तो यहाँ इस किसी भी बिंदु पर अक्ष की तो इकाई इधर बढ़ती जाएगी, इधर अक्ष की तरफ तो, और वाई की कब बढ़ेगी, जब वो ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिएगा यदि उपभोक्ता ऐसा करे कि केवल वाई वस्तु को खरीदना चाहे तो वो कितनी मात्रा खरीद सकता है, वो 10 खरीद सकता है। 10 कैसे खरीदेगा, 10 मात्रा, क्योंकि उसके पास 100 है रुपये
और कीमत कितनी है उसकी 10 रुपये है। 10 रुपये के हिसाब से अगर हम देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा इकाई कितनी खरीद सकता है, 10 खरीद सकता है। अब यहाँ वाई वस्तु का भी एक बिंदु आ गया, यहाँ ये वाला। अब इन दोनों बिंदुओं को हम मिलाएंगे तो हमें एक लाइन प्राप्त होगी और इसके प्रत्येक बिंदु पर हम जाएं, चाहे इस बिंदु पर जाएं, चाहे इस बिंदु पर जाएं, चाहे इस बिंदु पर जाएं, प्रत्येक बिंदु पर वो कितने रुपए खर्च करता है, खर्च कर सकता है 100 रुपये खर्च कर सकता है, यानी समान रूप से एक व्यय को दर्शाएगा। ठीक है। अब मान लीजिएगा जैसे ये वो अक्स की 5 इकाई खरीदे या 10 खरीदे, 10 खरीदे तो वो कितनी इकाई 5, भाई अक्स की वस्तु की कीमत कितनी है, 20 रुपये है, तो निश्चित रूप से वो 5 रुपये से तो ज़्यादा खरीद ही नहीं सकता, तो ये 5 ये 10 वाला तो बिंदु आएगा नहीं, कैंसिल मान लीजिए। आप ये मानिएगा कि जैसा कि यहाँ वाई वस्तु की अब देखें तो वाई वस्तु की वो 5 इकाई खरीदे तो 5 पर कितने खर्च हो गए, 50 हो गए। भाई कीमत कितनी है वाई वस्तु की 10 है और अगर इसकी 5 इकाइयाँ खरीदे तो 50 हो गए, तो 50 रुपये उसके पास शेष रखे, तो शेष किस पर खर्च करेगा, वो अक्स वस्तु पर खर्च करेगा। इसका मतलब निश्चित रूप से हम ये जो कीमत रेखा हमें प्राप्त हुई वो ये दर्शाना चाहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अक्स वस्तु की 5 इकाई, अगर वाई की अगर वो इकाइयाँ खरीदना चाहेगा तो वो निश्चित रूप से उसको क्या करना होगा, 5 इकाई से कम अक्स की करता जाएगा। जैसे मान लीजिए 4 करेगा तो 4 इकाई पर वो कितना खर्च कर देगा, 4 इकाई पर देखें तो 20 रुपये के हिसाब से वो कितना हो जाएगा, 80 रुपये, बचे कितने उसके पास 20 रुपये, तो 20 के हिसाब से वो कितनी इकाई किसकी खरीद सकता है, वाई की खरीद सकता है। और कितनी खरीद सकता है, वो 2 खरीद सकता है। तो इसका मतलब ये जो हमें बिंदु प्राप्त हुआ है वहाँ भी निश्चित रूप से वो 100 रुपये खर्च कर रहा है। तो इस प्रकार से हमें ये वाला बिंदु कैसे प्राप्त हुआ, एम बटा पी वाई। एम क्या, 100 रुपये जो उपभोक्ता की आय है, और पी वाई क्या है, वाई वस्तु की कीमत। ठीक है। तो वाई वस्तु की कीमत कितनी हो गई, वाई वस्तु की कीमत है 10, सॉरी यहाँ अक्स वस्तु की कीमत कितनी है 20, ये 20 लीजिएगा, 20 है तो 100 बटा 20 कितना आ गया 5, और ये कितना आ जाएगा 100 बटा 10 ऊपर वाला, तो ये आपका 10 आ गया। ठीक है। और इन दोनों को मिलाएंगे तो ये हमें कीमत रेखा या बजट रेखा हमें प्राप्त हो रही है। ठीक है। और बजट रेखा का समीकरण क्या है, इस प्रत्येक बिंदु पर जाएंगे तो क्या होगा, जो चाहे इस बिंदु पर जाए चाहे किसी बिंदु पर जाए 100 रुपये के बराबर खर्चा होगा। जैसे मैंने अभी एक बिंदु लिया था, अक्स वस्तु की कितनी इकाई 4 इकाई, 4 गुणा कीमत कितनी है अक्स वस्तु की 20 प्लस वाई की फिर कितने खरीदेगा 2 गुणा 10, तो ये कितना हो जाएगा 4 गुणा 20 कितना हो गया 80, और 2 गुणा 20 कितना हो गया 20, और इन दोनों का योग कितना हो गया 100, और ये इसकी आय के बराबर है। तो ये बजट रेखा का समीकरण होगा। क्या समीकरण होगा, 100 आय को हम क्या लेंगे एम बराबर, ठीक है, और ये 4 क्या है अक्स वस्तु की मात्रा, तो अक्स वस्तु की मात्रा को लिख दें अक्स, 20 क्या है गुणा अक्स वस्तु की क्या हो जाएगी कीमत। आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, एम अक्स वस्तु की मात्रा गुणा अक्स वस्तु की कीमत प्लस वाई गुणा पी वाई। तो ये बजट रेखा का हमें समीकरण प्राप्त होगा। ठीक है। तो ये इस प्रकार है। तो आपको यहाँ ये बजट रेखा की परिभाषा वैसे तो नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि ये बजट रेखा की परिभाषा क्या दर्शा रही है कि ऐसी रेखा जिस पर समान रूप से उपभोक्ता व्यय करता हो। और ये कैसे प्राप्त हुई कि हमें उपभोक्ता की आय दी हुई हो और दोनों वस्तुओं की कीमत दी हुई है, तो हम इस बजट रेखा को प्राप्त कर सकते हैं ना। ये बिंदु कैसे प्राप्त करेंगे कि उपभोक्ता की आय और अक्स वस्तु की कीमत का भाग दे देंगे, और ये कैसे प्राप्त करेंगे, उपभोक्ता की आय व वाई वस्तु की कीमत का भाग दे देंगे। तो इस प्रकार ये कीमत रेखा क्या हुई, इसे कीमत रेखा या कीमत अवसर रेखा या कीमत आय रेखा या लागत रेखा या बजट सीमा या व्यय रेखा, उपभोग संभावना वक्र, ये तमाम इसके नाम हैं। आप कीमत रेखा और बजट रेखा के नाम से जरूर जानिएगा इसको। दो वस्तुओं की कीमतें,
है ना, जैसा कि हमने x वस्तु और y वस्तु ली है और उपभोक्ता की आय दी हुई होने पर उपभोक्ता दोनों वस्तुओं की विभिन्न मात्राओं को क्रय कर सकता है। मैंने भाइयों को मिलाने वाला जो बिंदु पथ है उसे क्या कहेंगे, कीमत रेखा या बजट रेखा कहेंगे। तो ये आपको कीमत रेखा या बजट रेखा समझ में आ गई होगी। अब ये इसका समीकरण हो गया, ठीक है। अब आपको उपभोक्ता की आय दी हुई मान ले 100 है और x वस्तु की कीमत दे रखी है आपको सामने 20 रुपये और y की दे रखी है 10। तो ये समीकरण कैसे बना, m की जगह उपभोक्ता की आय हो गई 100, ये x है, x की x लिख दूँ, कोई मात्रा कुछ भी ले सकता है वो, गुणा x वस्तु की कीमत कितनी हो गई, x वस्तु की कीमत है 20 प्लस y वस्तु की मात्रा गुणा y वस्तु की कीमत 10। तो ये इस प्रकार से इसका समीकरण हम बना सकते हैं। अब इसकी ढाल की बात करें तो आपने छोटी क्लास में त्रिकोणमिति पढ़ी होगी, वहाँ थीटा निकालते हैं। तो थीटा कोण निकालने के लिए इसका टेन थीटा का प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा इसके स्लोप का मान निकाल लेते हैं। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। आपको ज़्यादा इस पर नहीं जाना, त्रिकोणमिति दोबारा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ यहाँ ध्यान में रखना कि स्लोप निकालने का, इसका ढाल निकालने का एक तरीका है लंब बटा आधार। तो आप देखते हो ये समकोण त्रिभुज बना और समकोण त्रिभुज का ये तो हुआ लंब और ये नीचे वाला हो गया आधार। तो देखिएगा ये लंब कैसे प्राप्त हुआ हमें, ये लंब में मतलब ये जो आधार है वो कैसे प्राप्त हुआ, ये 5 इकाई कैसे प्राप्त हुई, m बटा पी एक्स, और ये लंब कैसे प्राप्त हुआ m बटा पी वाई, यानी 10 कैसे प्राप्त हुआ, उपभोक्ता की आय में y वस्तु की कीमत का भाग दिया। तो इस प्रकार हम ढाल निकाल सकते हैं। ये तो हुआ लंब और ये नीचे वाला हुआ आधार, ठीक है। तो ये कैसे प्राप्त हुआ, लंब बटा आधार, और लंब क्या है ओ बी, ये वाली मात्रा ऊपर वाली, और आधार है ओ एल, ठीक है। अब जो ओ एल है वो कैसे निकाली हमने, ये मात्रा ओ एल यानी 5 इकाई कैसे निकाली, एम बटा पी एक्स कैसे निकाली, एम बटा पी एक्स, और ये ओ बी मात्रा कैसे निकाली, एम बटा पी वाई। एम क्या है उपभोक्ता की आय और पी वाई क्या है वाई वस्तु की कीमत। तभी तो 10 आया ना दोस्तों, यहाँ कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे ये समीकरण ये ढाल निकल कर आया पी एक्स बटा पी वाई, और माइनस का मतलब है कीमत रेखा का ढाल कैसा है, ऋणात्मक है। ये केवल दिशा को दर्शा रहा है कि इन जो ये कीमत रेखा है वो कैसे स्लोप की है, नेगेटिव स्लोप की। तो कैसे निकल कर आया है उसे दोबारा देख लीजिएगा। अब हमारा जो लंब बटा था, लंब कैसे निकला, ऊपर वाला भाग कैसे निकला, एम बटे पी वाई, जो 10 इकाई आई है वो ऐसे निकल आई, भाग आधार, आधार एम बटा पी एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एम बटा पी वाई भाग गुणा में बदल जाएगा पी एक्स बटा एम, और एम से एम कट गया, ऊपर है पी एक्स नीचे है पी वाई। तो क्या बन जाएगा पी एक्स बटा पी वाई। पी एक्स का मतलब है एक्स वस्तु की कीमत और पी वाई का मतलब है वाई वस्तु की कीमत, और इसके आगे एक निशान लगा देना है वो माइनस का। उसका मतलब है कि कीमत रेखा का ढाल कैसा है, ऋणात्मक ढाल का है, ठीक है। सामने तो निकल कर आया है। अब कीमत रेखा कैसे बदल सकती है भाई, ये 5 इकाई से ज़्यादा इकाई यहाँ ये इधर ज़्यादा इकाई इधर कैसे जा सकती है, इधर कब जा सकती है, जब x वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो। जैसे हमने देखा उपभोक्ता की आय कितनी है 100 है और x वस्तु की कीमत कितनी है 20 है। अब 20 है तब तो वो 5 इकाई खरीद सकता है। अब ये आगे कब जाएगा, जब कीमत 20 रुपये से घटकर कम हो जाए, जैसे मान लो 10 हो जाए तो ये आगे की तरफ सरक जाएगी, और अगर 20 रुपये से ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ये कीमत रेखा इधर चली जाएगी, ये वाला बिंदु जो 36 अक्ष वाला। तो इस प्रकार इसमें परिवर्तन हो सकता है। और अगर वाई वस्तु वाला भी हो सकता है, वाई वस्तु की कीमतों में परिवर्तन हो। अब ये बिंदु ऊपर की तरफ कब जाएगा, ऊपर की मतलब पहले ओ बी मात्रा खरीद सकता था कितनी 10, अब 10 से ज़्यादा कब खरीदेगा, जब वाई वस्तु की कीमत क्या हो जाए, कम हो जाए, तब ये ज़्यादा इकाई खरीद सकता है, तब ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ये इसके परिवर्तन है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, उपभोक्ता का संतुलन। यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं साथियों। उपभोक्ता का संतुलन, उपभोक्ता का संतुलन का मतलब है उपभोक्ता वहाँ संतुलन में होगा जहाँ वो अपनी आय को इस प्रकार से खर्च करे कि उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। तटस्थता वक्र के द्वारा उपभोक्ता संतुलन कहाँ प्राप्त होगा, जहाँ कीमत रेखा और जो तटस्थता वक्र है एक दूसरे को स्पर्श करते हों।
अब इसका तात्पर्य क्या हुआ, देखिए ज़रा। हमने ये देखा कि इस चित्र को गौर से, जो चित्र देखने के बाद आपके ये देखिए चित्र, ये बजट रेखा है BL, जो हमारे प्रतिबंध को दर्शाती है कि ये BL रेखा हमें ये दर्शाना चाहती है कि हमारे पास 100 रुपये हैं और हम जो है X वस्तु की ज़्यादा से ज़्यादा 5 इकाई और Y वस्तु की ज़्यादा से ज़्यादा 10 इकाई को खरीद सकते हैं। अगर इस बजट जो कीमत रेखा है या बजट रेखा को न देखें तो हमें अगर एक चुनाव करने को कहा जाए तो हम सबसे ऊपर वाले पर जाना चाहेंगे, लेकिन क्या हम उस IC5 और IC4 पर जा सकते हैं कि जी नहीं जा सकते, क्योंकि वो हमारे बजट प्रतिबंध से बाहर का बिंदु है। अब अगर R बिंदु की बात करें, S की बात करें, Q की बात करें, T की बात करें, H की, तो ये R और S, Q, T, H ये सब क्या इस बजट रेखा पर स्थित है। इसका मतलब इस R बिंदु को भी प्राप्त किया जा सकता है, S बिंदु को भी प्राप्त किया जा सकता है, Q बिंदु को भी प्राप्त किया जा सकता है, T बिंदु को भी प्राप्त किया जा सकता है और H बिंदु को भी प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन साथियों यहाँ देखिएगा, ये जो Q बिंदु है इसकी अपेक्षा चाहे ये R बिंदु की बात करें, चाहे S की करें, चाहे T की बात करें, चाहे H की बात करें, ये बाकी जो बिंदु दिए गए हैं वो Q बिंदु की अपेक्षा नीचे तटस्थ वक्र पर स्थित है। आप देखोगे कि जो R बिंदु है और H बिंदु है वो IC1 तटस्थ वक्र पर स्थित है और ये S बिंदु है और T बिंदु है वो IC2 तटस्थ वक्र पर स्थित है। जबकि आप देखोगे साथियों जो Q बिंदु है वो आप देखोगे IC3 पर स्थित है। इसका मतलब ये Q बिंदु की अपेक्षा R, S, T, H नीचे के तटस्थ वक्र पर स्थित है। और हमने पूर्व में जब पिछले पाठ में चर्चा की कि तटस्थ वक्र जितना ऊंचा होगा संतुष्टि का लेवल उतना अधिक होगा, जितना नीचे होगा संतुष्टि का लेवल उतना कम होगा। इसका मतलब कोई भी उपभोक्ता कम संतुष्टि तो लेना नहीं चाहेगा, ऐसा कोई भी नहीं, क्योंकि हमने उपभोक्ता को विवेकशील मानना है। इसलिए निश्चित रूप से वो R, S, T, H पर नहीं रहना चाहेगा, वो निश्चित रूप से हम देखें तो वो Q बिंदु पर रहेगा और Q बिंदु उपभोक्ता का संतुलन का बिंदु है। और Q बिंदु पर देखेंगे तो IC3 जो तटस्थ वक्र है वो इस BL कीमत रेखा को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। तो आपसे साथियों पूछा जा सकता है कि कहाँ उपभोक्ता का संतुलन स्थित होगा, जहाँ इंडिफरेंस कर्व है और बजट जो लाइन है, जो बजट रेखा है, जो कीमत रेखा है, एक दूसरे को स्पर्श करनी चाहिए। और साथियों इसी बिंदु पर दूसरी जो आवश्यक शर्त है वो है कि यहाँ तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति कैसा होना चाहिए, उन्तोदर। और आप देख रहे हो ये उन्तोदरी है, यानी कॉन्वेक्स होना चाहिए। ये भी आपको शर्त ध्यान में रखनी है। और अभी हमने साथियों चर्चा की कि कीमत रेखा का ढाल क्या होता है, PX बटा PY। ये अभी पढ़ा है, X वस्तु की कीमत बटा Y वस्तु की कीमत। माइनस का निशान तो क्या दर्शा रहा है, इसके स्लोप को दर्शा रहा है। माइनस का निशान लगाया ना, वो कीमत रेखा के ढाल को कैसा बता रहा है, ऋणात्मक बता रहा है, वो तो ऋणात्मकता को बता रहा है, ठीक है। और ये इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या होता है उसको हमने देखा था, MRSXY। ये इंडिफरेंस कर्व का क्या है, स्लोप है, प्रतिस्थापन की सीमांतर, ये इसका स्लोप है। इस MRSXY को ऐसा भी लिखा जा सकता है MUX बटा MUY, या फिर इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X। तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इसको, PX बटा PY बराबर डेल्टा Y बटा डेल्टा X। और ये क्या है, तटस्थ वक्र का ढाल है जिसकी जगह MRSXY है, क्योंकि इस बिंदु पर ये कीमत रेखा का ढाल और तटस्थ वक्र का ढाल क्या है, एक दूसरे के बराबर है। साथियों अगर यहाँ हम देखें तटस्थ वक्र का ढाल किस प्रकार से निकाला जाता है, तो इसका ढाल निकालने के लिए जैसे ये Q बिंदु पर ढाल निकालेंगे तो एक स्पर्श रेखा खींचेंगे और स्पर्श रेखा है वो बिल्कुल हूबहू कैसी निकलेगी, BL जैसी निकलेगी। इसका मतलब BL का ढाल जो तटस्थ वक्र है जो Q बिंदु पर है उसके ढाल के बिल्कुल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आपसे यहाँ से प्रश्न पक्का पूछा जा सकता है कि उपभोक्ता संतुलन कहाँ स्थापित होगा, वहाँ स्थापित होगा जहाँ कीमत रेखा और तटस्थ वक्र एक दूसरे को स्पर्श करते हैं और इसी स्पर्श बिंदु पर इन दोनों के ढाल क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। साथियों मैंने ढाल बता दिया कि कीमत रेखा का ढाल क्या है।
एक्स वस्तु की कीमत बटे वाई वस्तु की कीमत, और तटस्थ वक्र का ढाल क्या है, एम आर एस एक्स वाई, या इसके जगह लिखा जा सकता है डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स, और यहाँ इस क्यू बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होगा। ठीक है, और ये कीमत रेखा क्या है, ये एक प्रतिबंध को दर्शा रही है, ये एक व्यक्ति की लिमिटेशन दर्शा रही है कि भैया आप ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु तो लेना चाहते हो, लेकिन आपके पास जो पैसा है और जो वस्तुओं की कीमत है उसको आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आपको इससे ऊपर वाले तटस्थ वक्र पर जाना होगा, इसके लिए आपको ये कीमत रेखा है उसको ऊपर ले जाना होगा, ऊपर ले जाना होगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपनी आय को बढ़ाना होगा, तब आप ऊंचे से ऊंचे तटस्थ वक्र पर जा सकते हो। लेकिन जो दी गई अभी कीमत रेखा है उसके आधार पर तो आप इन जो ऊपर वाले जो तटस्थ वक्र दिखाई दे रहे हैं आपको, IC4 और IC5 है, वो इसके बजट क्षेत्र से बाहर के बिंदु है, वहाँ उपभोक्ता संतुलन में नहीं होगा, वो प्राप्त नहीं कर सकता। कहने को तो हम उस पर जाना चाहते हैं, लेकिन हमारे बजट क्षेत्र से वो बाहर के बिंदु है। तो इस प्रकार इसमें हमने उपभोक्ता संतुलन को देखा है। और दूसरी शर्त हमने देखी, उदासीनता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर यानी कॉन्वेक्स भी होना चाहिए। ये जो आय का परिवर्तन भी है कीमत रेखा का, अगर ये ऊपर अगर ले जाना चाहते हैं तो कब जा सकती है, जब उपभोक्ता की आय बढ़ जाए, 100 रुपये से बढ़ जाए, 200 बढ़ा दें, 300, और नीचे कब जाएगी समानांतर, जब उसकी आय हम घटा दें, आय उपभोक्ता की आय घट जाती है तब ये नीचे की ओर आ जाएगी। तो इस प्रकार के इसमें परिवर्तन है। अब उन्हीं प्रश्नों पर चलते हैं। ये बजट रेखा का ढाल हमने पढ़ लिया है, एक्स वस्तु की कीमत बटे वाई वस्तु की कीमत। साथियों माइनस का निशान, अगर आपसे ढाल पूछे, सूत्र पूछे, तो माइनस का निशान लगाया गया वो सही होगा, क्योंकि हमें माइनस के निशान को नहीं भूलना चाहिए। माइनस का निशान क्या है, केवल एक डायरेक्शन को दर्शा रहा है, दिशा को दर्शा रहा है। तो आप ये माइनस का निशान, वैसे हम कैलकुलेशन करेंगे तो वैसे नहीं आएगा, लेकिन ये माइनस का निशान है वो केवल कीमत रेखा है उसके स्लोप को दर्शाता है। ठीक है, अब हम प्रश्नों पर चलते हैं। सबसे पहले हम पहले प्रश्न पर चर्चा करें। कीमत रेखा का ढाल है, तो अभी हमने बात की थी ये वाला, एक्स वस्तु की कीमत बटे वाई वस्तु की कीमत और माइनस का निशान किस प्रकार से प्राप्त हुआ उसकी भी हमने चर्चा कर ली है अब तक। उसके बाद दूसरे प्रश्न पर चलें तो एक्स वस्तु की कीमत 10 रुपये और वाई वस्तु की कीमत 20 रुपये, तो कीमत रेखा का ढाल होगा। तो हमने क्या देखा, ये ढाल है, क्या है, एक्स वस्तु की कीमत बटे वाई वस्तु की कीमत, और एक्स वस्तु की कीमत कितनी है भाई, 10 रुपये है, और वाई की कितनी है, 20 है, तो ये कितना आएगा, 1/2 आएगा, और 1/2 वाला ये है। साथियों यहाँ अगर आपके प्रश्न में माइनस का निशान दिया हो तो माइनस का निशान -1/2 आप सही करना। यहाँ किसी में माइनस का निशान नहीं दे रखा है तो आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऊपर वाले सूत्र में देखें तो आपको माइनस का निशान दे रखा है। यहाँ आप देखिए ये px/py भी दे रखा है और px/py माइनस का निशान लगा हुआ है वो भी दे रखा है, तो आपको ये वाला सही करना होगा। इसके बाद हम ये देखें अगला प्रश्न, यदि उपभोक्ता की आय 100 रुपये तथा एक्स वस्तु की कीमत 10 रुपये और वाई वस्तु की कीमत 20 रुपये है, तो कीमत रेखा का मैंने क्या बताया था समीकरण, एम एक्स वस्तु की मात्रा इंटू उसकी कीमत प्लस वाई वस्तु की मात्रा गुणा उसकी कीमत। अब उसकी आय कितनी है, 100, ठीक है, पी एक्स यानी उसकी कीमत कितनी है एक्स वस्तु की 10 एक्स लिख सकते हैं इसको, प्लस का निशान है, और पी वाई वस्तु की कीमत कितनी है 20 है ना, और y, तो ये हमारे सामने क्या निकल कर आया, 100 बराबर 10x प्लस 20y, तो कौन सा सही होगा, ये पहले वाला इसका सही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम चलें तो अगला प्रश्न, संतुलन बिंदु पर IC रेखा का ढाल क्या है। IC मतलब तटस्थ वक्र का ढाल क्या होगा। संतुलन बिंदु का मतलब है उपभोक्ता संतुलन बिंदु, वो कहाँ प्राप्त होगा। तो हमने देखा था साथियों कि जहाँ ये कीमत रेखा और तटस्थ वक्र एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, Q बिंदु की हमने जो बात की थी, यानी संतुलन बिंदु पर जो तटस्थ वक्र है जिसको इंडिफरेंस कर्व कहा गया, वो कीमत रेखा के इस ढाल के बराबर होना चाहिए, स्पर्श करना चाहिए। और यहाँ दूसरी शर्त हमने देखी कि ये मूल बिंदु के प्रति कैसा होना चाहिए, कॉन्वेक्स होना चाहिए। तो यहाँ क्या है, संतुलन बिंदु पर क्या होगा, बजट रेखा के ढाल से अधिक होना चाहिए, कम होना चाहिए, बजट रेखा के ढाल के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और इन दोनों का ढाल क्या है, दोबारा मैं बता दूं, तटस्थ वक्र का ढाल तो क्या होता है MRS XY, और कीमत रेखा का ढाल क्या होता है PX/PY। तो ये है
और जो ये तटस्थ वक्र का ढाल क्या होता है, पिछले पार्ट में हमने इस पर चर्चा की है। तो साथियों, इस प्रकार से ये प्रश्न पूछे जाते हैं और इन्हीं से संबंधित कुछ प्रश्न और भी पूछे जा सकते हैं, जिनकी मैं अलग से एक प्रश्नावली या जो बड़ा टेस्ट बुक मैं लेकर आऊँगा, वीडियो अलग से बनाऊँगा। और आज जो हमने बिंदुओं पर चर्चा की है उनको आप एक बार वीडियो को देखिए, पूरा 2-3 बार देखिए, आराम से बिल्कुल समझ में आएगा। और इनसे संबंधित आपकी आपने जो भी किताब ले रखी है उससे संबंधित कोई प्रश्नों को हल कीजिए। और साथियों, एक आपसे अपील है कि कमेंट ज़रूर दीजिएगा। आपके किसी प्रकार के अब तक कमेंट नहीं आ रहे हैं, जिसके आधार पर ये पता नहीं चल रहा कि मेरे द्वारा जो जानकारी दी जा रही है आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर करें।